बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद तारिक इकबाल हूं। नाजरीन, पिछले एक महीने से दुनिया के बड़े बड़े अखबारात में जो खबर सबसे ज्यादा गर्म है, जिस खबर पर सबसे ज्यादा कलम उठाया गया, जिस खबर को लेकर दुनिया के बड़े बड़े टीवी चैनल्स जो हैं, न्यूज चैनल्स जो हैं, जिसमें सबसे ज्यादा डिबेट की गई, वो खबर है, वो मौजू है, वो टॉपिक है रशिया यूक्रेन क्राइसिस। आज हमारा यही टॉपिक होगा, इसी टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे और बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव आज डिबेट करेंगे। आप लोगों ने ये वीडियो एंड तक देखनी है ताकि पूरा जो क्राइसिस है, जो मामला है, जो मुअम्मा है, वो आप समझ सकें। सबसे पहले बात यह है जो आप लोगों को समझनी है कि रशिया जो है यूक्रेन को लेकर इतना टची क्यों है, इतना सेंसिटिव क्यों है, मामला क्या है, इसकी रूट कॉज क्या है। जो रीजनल कंट्रीज हैं वो यूक्रेन के बारे में क्या राय रखते हैं, रशिया के बारे में क्या राय रखते हैं, और यूक्रेन इटसेल्फ जो है वो इस इश्यू को किस तरह से देख रहा है, वहां पर जो बरसर इक्तदार तबका है उसकी क्या राय है, लोगों की क्या राय है। और फिर हम ये बात करेंगे कि तारीख क्या कहती है। जब हम तारीख की बात करेंगे तो ये वही तारीख है जिसका पुतिन बार बार इशारा देता है, जिसका हवाला देता है कि आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, यूनाइटेड स्टेट्स को शर्म आनी चाहिए। जब 1990 में सोवियत यूनियन के टुकड़े हुए और 15 रियासतें अलग हो गई तो यूक्रेन उनमें से एक था। कुछ मुआहदे हुए, कुछ एग्रीमेंट साइन हुए थे, उन एग्रीमेंट को आप लोग ब्रीच कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से आज रूस कहता है कि वो सीख पाए। और फिर इन्हीं मामलात को लेकर चीज़ें ये सामने आ रही हैं कि जो यूक्रेन है उसके बॉर्डर के ऊपर रूस ने 1,30,000 ट्रूप्स जो हैं वो तैनात कर दिए हैं। जो आर्मर्ड व्हीकल्स हैं वो वहाँ पर पहुँच चुकी हैं और टैंक्स वहाँ पर पहुँच चुके हैं। और इसके रिएक्शन में यूनाइटेड स्टेट्स में और पेंटागन ने 8500 जो ट्रूप्स हैं वो यूरोप के ईस्टर्न कंट्रीज के अंदर तैनात कर दिए हैं। नेटो ने मोबिलाइज किया है अपने ट्रूप्स को और अपने इक्विपमेंट को, शिप्स को मोबिलाइज किया है, जेट्स को मोबिलाइज किया है। और यही वजह है, इन सारे हालात को देखकर कहा जा रहा है कि अगर रूस ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया तो यह तीसरी जंग अजीम का आगाज होगा। इस टॉपिक को लेकर दुनिया के बड़े बड़े अखबारात में बात की गई, वर्ल्ड वॉर 3 को लेकर, और बीबीसी के अंदर एक आर्टिकल लिखा गया, सीएनएन के अंदर एक आर्टिकल लिखा गया। और दोनों अतराफ के जो लोग हैं, दोनों तरफ के जो मौक़िफ़ हैं, उनको लेकर बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं और बहुत बड़े बड़े बयान दिए जा रहे हैं, हिस्टोरिक बयान दिए जा रहे हैं। आज हम इसी चीज़ के ऊपर कुछ डिबेट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस मामले के ऊपर जो रीजनल कंट्रीज़ हैं उनकी क्या राय है। इसके बाद हम बात करेंगे मामला क्या है, क्योंकि जब हम बाद में बात करेंगे मामला क्या है उसके साथ हम तारीख में भी जानने की कोशिश करेंगे। तो रीजनल कंट्रीज को देखते हैं कि वो इसके बारे में क्या राय रखते हैं। सबसे पहले जो फ्रेंच प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन, उनकी राय सुनते हैं। वो कहते हैं कि अगर रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया तो रशिया को बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। उनके अल्फाज कुछ यूं थे, रशिया वुड पे ए हैवी प्राइस इफ इट चोज टू अटैक यूक्रेन। उसके बाद जापान का मौकफ कुछ यूं था कि अगर रशिया जो है यूक्रेन पर अटैक करता है तो हम यूनाइटेड स्टेट्स के साथ खड़े होंगे, अमेरिका के साथ खड़े होंगे और हर तरह से मदद प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद चाइनीज मौकफ बड़ा इंपॉर्टेंट है। चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो कहते हैं कि रशिया का मौकफ भी सुना जाना चाहिए। रशिया के रीजनेबल सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, उनको सीरियसली आप टेकअप करें, उनको भी सुने, उनके साथ टेबल पर बैठें, उनकी बात भी सुननी चाहिए। आप सिर्फ एकतरफा मौकफ सुन रहे हैं। यूएसए का मौकफ सुना जा रहा है, यूरोप का मौकफ सुना जा रहा है और यूक्रेन का मौकफ सुना जा रहा है, तो रशिया का मौकफ भी सुना जाना चाहिए। ये चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने बात की और बड़ी इंपॉर्टेंट ये चाइना का स्टैंड था रशिया को लेकर। इसके बाद बेलारस एक मुल्क है और इसका मौकफ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेलारस उन 15 कंट्रीज में से एक है जो 1990 में सोवियत यूनियन से आज़ाद होते हैं। और ये कंट्री इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि ये रशिया के वेस्टर्न साइड के ऊपर है और यूरोप की ईस्टर्न साइड के ऊपर है और इसका जो सदर्न बॉर्डर है वो यूक्रेन के साथ मिलता है। और रशियन जो ट्रूप्स हैं वो कहा जा रहा है कि वो बेलारस के अंदर मौजूद हैं। और बेलारस ने इस तरह से रिस्पॉन्ड किया कि जी हम तो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहे हैं रशिया के साथ मिलकर, और ये पहले से तय थी। लेकिन मसला ये है और प्रॉब्लम ये है कि ये मिलिट्री एक्सरसाइजेस हैं ये सदर्न साइड के ऊपर हो रही हैं, ये बेलारस की सदर्न साइड के ऊपर हो रही हैं और सदर्न साइड के ऊपर ही यूक्रेन है। तो ये भी आप मौक़िफ़ समझ जाते हैं, जब यूक्रेन की बॉर्डर के ऊपर, यूक्रेन की सरहद के ऊपर जब रशिया के साथ मिलकर बेलारस मिलिट्री एक्सरसाइजेस करता है तो बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि बेलारस का मौक़िफ़ क्या है।
इसके बाद जर्मनी का मौक़िफ़ ये है कि हम कोई असला प्रोवाइड नहीं करेंगे, कोई इक्विपमेंट प्रोवाइड नहीं करेंगे, लेकिन जंग ज़दा इलाके के अंदर एक हॉस्पिटल इस्टेब्लिश करेंगे ताकि जो ज़ख्मी लोग हैं उनकी मदद हो सके। तो ये कुछ कंट्रीज़ के मौक़िफ़ थे जो मैंने आप लोगों के सामने रखे। पूरे यूरोप का मौक़िफ़ यही है कि जी हम यूनाइटेड स्टेट्स के साथ हैं, हम रशिया के अगेंस्ट हैं, हम यूक्रेन के साथ हैं, यूक्रेन जो है यूरोप का हिस्सा है। अब मामला क्या है? तो अब ये मामला समझने के लिए रशिया का मौक़िफ़ जानना बड़ा ज़रूरी है। 1949 में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का क़याम आता है और मकसद ये था इसको बनाने का कि जो सोवियत यूनियन है, जो पुराना रशिया है, जो सोवियत यूनियन है, इसके असरात से पूरी दुनिया को बचाया जाए। इसकी जो थियरी है, सोशलिस्ट थियरी है, जो कम्युनिस्ट थियरी है, उसके असरात से दुनिया के दीगर ममालिक को, बिलखसूस जो रीजनल कंट्रीज हैं, यूरोप के गिरदनुमा में जो कंट्रीज हैं, उनको बचाया जाए। एक मिलिट्री ब्लॉक बनाया जाता है। अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और 1990 में आ जाते हैं जब कोल्ड वॉर का खात्मा होता है और 15 रियासतें जो हैं वो आज़ाद हो जाती हैं। वो 15 रियासतों को आप लोगों के सामने रखता हूं, वो कौन कौन सी थी, और उसके बाद एक तारीखी बात आप लोगों के सामने रखता हूं। सबसे पहले जो मुल्क सोवियत यूनियन से अलग होकर आज़ाद मुल्क बनकर दुनिया के नक्शे के ऊपर जाहिर होता है, मार्च 1990 में इसे आज़ादी मिलती है। इस मुल्क का नाम है लिथुनिया। उसके बाद जो दो ममालिक सोवियत यूनियन से अलग होकर आज़ाद होते हैं, दुनिया के नक्शे पर उभरते हैं, इनके नाम है लटविया और एस्टोनिया। अप्रैल 1991 में जॉर्जिया आज़ादी हासिल करता है। फिर अगस्त 1991 में यूक्रेन, मोल्डोवा, अजरबैजान, उज़्बेकिस्तान और किर्गिस्तान सोवियत यूनियन से अलग होकर आज़ाद ममालिक बन जाते हैं। सितंबर 1991 में दो ममालिक आज़ाद होते हैं जिनके नाम है ताजिकिस्तान और आर्मीनिया। उसके बाद अक्टूबर 1991 में तुर्कमानिस्तान आज़ाद मुल्क बनता है और दिसंबर 1991 में बेलारूस, काज़ाकिस्तान और फिर रशिया जो है ये सोवियत यूनियन से अलग होकर एक अलग ममालिक बन जाते हैं। तो ये 15 मुल्क जो हैं सोवियत यूनियन से अलग होते हैं और अलग ममालिक बन जाते हैं, दुनिया के नक्शे के ऊपर उभरते हैं। अब हम प्रेसिडेंट पुतिन का एक बयान आप लोगों के सामने रखते हैं। यह बयान बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बयान के अंदर उन्होंने एक फ्रेज ऐसा यूज किया, कुछ अल्फाज ऐसे यूज किए जिनका ताल्लुक माजी से बनता है, जिनकी रिलेवेंस माजी से बनती है। यह बयान आप लोगों के सामने रखेंगे, दोबारा फिर माजी में जाएंगे और फिर आप लोगों को बताएंगे असल मुद्दा जो है उसकी रूट कॉज क्या है। प्रेसिडेंट पुतिन ने लगभग एक माह पहले दिसंबर 2021 में सहाफियों के सामने यह बात की कि आप लोगों ने यानी कि नेटो ने, यूनाइटेड स्टेट्स ने 1990 में रूस के साथ, रशिया के साथ कुछ मुआहदे किए थे। वो मुआहदे ये थे कि जो ममालिक सोवियत यूनियन से डिसइंटीग्रेट होकर, जुदा होकर अलग हुए थे, जो यूरोप की ईस्टर्न साइड बनती है, आपने मुआहदा किया था कि आप ईस्टर्न साइड के ऊपर 1 इंच भी नहीं बढ़ेंगे। आपने अपने मुआहदे को ब्रीच किया है, आपको शर्म आनी चाहिए। अभी जो 1 इंच वाली बात है बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसको लेकर एक किताब लिखी गई, बड़ी इंपॉर्टेंट किताब, जो कि पोस्ट कोल्ड वॉर हिस्टोरियन ने लिखी। इस किताब का नाम है नॉट 1 इंच, अमेरिका, रशिया एंड द मेकिंग ऑफ पोस्ट कोल्ड वॉर स्टेलमेट। ये लिखी जी मैरी सेरोट ने, जिसका मैं बात कर चुका हूं, पोस्ट कोल्ड वॉर हिस्टोरियन है। वो केस लेते हैं और वो केस है ईस्ट जर्मनी का। ईस्ट जर्मनी को समझने से पहले आपको यह बात जहन में रखनी चाहिए कि ईस्ट जर्मनी गो के 1949 में, 1949 में आजाद हो चुका था, लेकिन सोशलिस्ट इन्फ्लुएंस के अंडर था और 1990 तक ये सोशलिस्ट इन्फ्लुएंस के अंडर रहता है। और यहां पर लेनिन पढ़ाया जाता है, रशिया से मदद ली जाती है, लैंग्वेज और सारी चीजें जो है रशियन जो है यहां पर अडॉप्ट की जाती थी ईस्ट जर्मनी में। तो अब ईस्ट जर्मनी को यूनिफाई करना था वेस्ट जर्मनी के साथ। मामला ये था, अमेरिका इसके अंदर पेश था। और एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि 1961 में बर्लिन वॉर को बनाया जाता है और 1989 में वो डेमोलिश हो जाती है, क्योंकि ईस्ट जर्मनी को वेस्ट जर्मनी के साथ यूनिफाई करना था। तो अब अमेरिकन जो हैं, जो बरसे इक़्तिदार वहां पे लोग हैं, वो सोचते हैं कि जब इन दो ममालिक को यूनिफाई करना है, एक मुल्क बनाना है, तो हमें रशिया को कुछ ना कुछ कंसेशंस देनी पड़ेंगी। जो यूनाइटेड स्टेट्स है वो गोर्बाचोव के पास पहुंचते हैं, जो उस वक्त रशियन प्रेसिडेंट था। उन्हें कहते हैं कि अगर आप ईस्ट जर्मनी को छोड़ दें और उसे यूनिफाई होने दें, उसे शामिल होने दें वेस्ट जर्मनी के साथ,
तो नेटो जो है वो प्रॉमिस करता है आपसे, हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि हम ईस्टवर्ड 1 इंच भी नहीं बढ़ेंगे। ये फरवरी 1990 की बात है। फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो हैं, अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ जो स्टेट हैं, जेम्स बेकर, उस जमाने में वो गोर्बाचोव से मुलाकात करते हैं और बड़ा मशहूर उनका सेंटेंस है, हाउ अबाउट यू लेट योर हाफ ऑफ जर्मनी गो एंड वी अग्री टू मूव दैट 1 पीस फॉरवर्ड। ये सारी बातें जिस किताब में लिखी गई हैं उसका नाम है नॉट 1 इंच, अमेरिका रशिया एंड द मेकिंग ऑफ पोस्ट कोल्ड वॉर स्टेलमेट। ये बात मैं उस किताब से मैं कोट कर रहा हूं। तो फिर बाद में उस किताब में लिखा गया कि अमेरिकन ने इस मुआहदे को, इस अग्रीमेंट को इस तरह से इंटरप्रेट किया कि जी मूविंग टुवर्ड ईस्टवर्ड का मतलब है कि हम ईस्ट जर्मनी की तरफ नहीं जाएंगे, बाकियों की तरफ तो हम जा सकते हैं। तो ये एक बात की गई। लेकिन जॉर्ज बुश ने उस 1990 के इख्तिताम पर इस आइडिया को ही रिजेक्ट कर दिया। ये जो 1 इंच वाली बात है कि हम ईस्ट की तरफ नहीं जाएंगे, नेटो की एक्सपेंशन नहीं करेंगे, इस बात को ही रिजेक्ट कर दिया। फिर 1997 में, 1997 में जो रशियन प्रेसिडेंट थे उनका नाम था बोरिस येल्टसिन। इन्होंने कोशिश की कि वो यूनाइटेड स्टेट्स के जो प्रेसिडेंट हैं बिल क्लिंटन, उनसे एक गारंटी सिक्योर करें कि आप नेटो के अंदर मजीद कोई मुल्क शामिल नहीं करेंगे जो ईस्ट की जानिब है, जो यूरोप की ईस्ट की जानिब है, और ये वही ममालिक हैं जो सोवियत यूनियन से अलग होकर अलग रियासतें बनी थीं। लेकिन क्लिंटन ने रिफ्यूज कर दिया। अब जब मामला ये वायलेट होता है, इस तरह से होता है कि 1990 से लेकर आज तक बेशुमार ममालिक जो हैं, जो सोवियत यूनियन के इन्फ्लुएंस के अंडर थे, ये सोवियत यूनियन से अलग हुए, नेटो ने उन्हें एम्ब्रेस किया, उन तक अपना एक्सपेंशन किया। सबसे पहले चेक रिपब्लिक जो है उसको अपने जेर तसल्लुत लेके आए, या नेटो ने अपनी एक्सपेंशन जो है वो चेक रिपब्लिक तक की। उसके बाद हंगरी और पोलैंड जो है वो नेटो का हिस्सा बने। फिर 7 मजीद मुल्क जो हैं, जो कि फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स थी, वो भी इनका हिस्सा बन गई, और वो थी एस्टोनिया, लटविया, लिथुनिया और फिर अल्बानिया, क्रोशिया। अल्बानिया और क्रोशिया तो 2009 में नेटो का हिस्सा बनी है। ये सारे ममालिक सोवियत रिपब्लिक्स नहीं रही थी, लेकिन ये सारे ममालिक वो हैं जो कि ईस्ट साइड के ऊपर मौजूद थे। इनमें से बेशुमार कंट्रीज वो हैं जो सोवियत यूनियन से अलग हुए, और कुछ कंट्रीज वो हैं जिनकी जो सरहदें हैं, बॉर्डर्स जो हैं, उन ममालिक के साथ मिलती हैं जो फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स थीं। तो यहां पर वो कहता है, रशिया जो है वो कहता है, पुतिन कहता है कि आपने अपने जो अग्रीमेंट्स हैं वो वायलेट किए। और ये बात मैं एक किताब जो जिसका मैं हवाला दे चुका हूं, उस किताब से मैं बात कोट कर रहा हूं। उसके बाद प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश जो हैं उन्होंने भी कोशिश की कि यूक्रेन नेटो का हिस्सा बन जाए, लेकिन फ्रांस और जर्मनी ने इसकी मुखालफत की। और यहां एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, कुछ यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो रशियन मौक़िफ़ को सपोर्ट करते रहे। उसकी वजह यह थी कि उनके रशिया के साथ बायलैटरल ट्रेड थी, और रशिया जो है वो बेशुमार यूरोपियन कंट्रीज़ को, अभी इसके बारे में बात करते हैं, ऑयल देता है, गैस प्रोवाइड करता है, तो वो रशिया के साथ ताल्लुकात नहीं बिगाड़ सकते थे। और माजी में 2 रेवोल्यूशंस आ चुके हैं यूक्रेन के अंदर, और दोनों की वजह से रशिया के यूक्रेन से ताल्लुकात बिगड़ते हैं। हमने इस चीज़ को 2 तरफा लेके चलना है कि जो रशिया है वो चाहता है कि यूक्रेन नेटो का हिस्सा ना बने। उसमें एक तरफ तो हमने नेटो और यूरोपियन कंट्रीज़ और यूनाइटेड स्टेट्स को सामने रखना है, और अब हम बात करेंगे कि यूक्रेन के जो लोग हैं वो किस तरह से ये जो रशिया है उसके गले की हड्डी बनते हैं। 2005 में और 2014 में यहां पर रेवोल्यूशंस आते हैं, और दोनों रेवोल्यूशन का मकसद यह था कि प्रो रशियन जो गवर्नमेंट्स हैं उनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया जाए और उसे रिजेक्ट किया जाए। 2014 बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2014 में यूक्रेन के अंदर बड़े वसी पैमाने पर प्रोटेस्ट लॉन्च होते हैं, लोग घरों से बाहर निकलते हैं, सड़कों पे आते हैं और बेशुमार इमलाक को नजर आतिश कर देते हैं। और ये प्रोटेस्ट थे यूरोप के हक में और रशिया के खिलाफ, क्योंकि ये वो जमाना था जब यूक्रेन के अंदर रूस नवाज प्रेसिडेंट बरसर इक़्तिदार था। इसके खिलाफ मुजाहरे होते हैं क्योंकि ये करप्शन में भी मुलव्विस था, ये वहां से भाग जाता है, अपनी जान बचाता है। फिर रशिया इसी आर में अपनी फौजें जो हैं यूक्रेन के अंदर भेजता है। यूक्रेन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट इलाका है जिसका नाम क्रीमिया है। ये पेनिनसुला है, तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, समुद्र के पानी से घिरा हुआ है, एक स्ट्रेटेजिक स्पोर्ट है और ये एंट्रेंस प्रोवाइड करती है ब्लैक सी की तरफ।
तो यहां पर कब्जा कर लेता है और फिर रेफरेंडम करवाता है कि जी वहां के लोग यूक्रेन के साथ रहना चाहते हैं या रशिया के साथ रहना चाहते हैं, और रेफरेंडम का रिजल्ट ये निकलता है कि लोग रशिया के साथ रहने को तरजीह देते हैं। लेकिन यूरोपियन जो नेशन है, जो यूनाइटेड स्टेट्स जो है, जो यूनाइटेड नेशंस जो है, इस रेफरेंडम को नहीं मानता। लेकिन आज तक क्रीमिया पर रूस का कब्जा है या रूस उस पर वहां पर हुकूमत करता है। और फिर दो और वाकयात होते हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट वाकयात हैं। जो यूक्रेन का ईस्टर्न साइड है, वहां पर दो इलाके हैं जिनका नाम डॉनटेस्क है और लुहांस्क है। इन दोनों को मिला दें तो डॉनबस बनता है। तो ये आप नक्शे में देख सकते हैं, यहां पर कुछ सेपरेटिस्ट मौजूद थे जो रशिया के हक में थे और यूक्रेन के खिलाफ थे। तो यहां पर उनको मिलिट्री इक्विपमेंट दिया जाता है, यहां पर उनको कुमक दी जाती है, उन्हें हर तरह की चीज प्रोवाइड की जाती है कि वो यूक्रेन के खिलाफ साजिशें करें और यहां पर जंग छिड़ जाती है। और यूनाइटेड नेशन के मुताबिक अब तक, आज तक 2014 से लेकर 2022 तक 14,000 जो लोग हैं इस जंग में मारे जा चुके हैं। और ये जंग कहां पर हो रही है? डोनेट्स्क और लुहांस्क, ये एरियाज हैं यूक्रेन की ईस्टर्न साइड के ऊपर और रशिया की वेस्टर्न साइड के ऊपर। इन दोनों मामलात को, क्रीमिया के ऊपर जो रूस ने कब्जा किया इस मामले को लेकर, और जो डॉनबस के ऊपर जो एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट है उसको रशिया सपोर्ट कर रहा है हर तरह से, इन दोनों वाकयात को लेकर वेस्ट ने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दी जो आज तक लगी हुई हैं। ये दोनों तरफ के मौकफ मैंने आप लोगों के सामने रखे कि रशिया जो है यूक्रेन को लेकर क्या मौकफ रखता है, और जो नेटो है वो एक्सपेंशन करना चाहता है ईस्टवर्ड, और रशिया चाहता है कि यूक्रेन की तरफ एक्सपेंशन ना हो। यह एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, कुछ राइटर्स ने यह बात की कि अगर यूक्रेन जो है नेटो का हिस्सा बन जाता है, यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बन जाता है, तो रूस की एज ए सुपर पावर, अभी तक वो अपने आप को सुपर पावर समझता है, उसके कॉफन के अंदर ये आखिरी कील साबित होगा। और ये एक सिंबल है, तो रशिया चाहता है कि वो सिंबल जो है ये क्रिएट ना हो दुनिया के अंदर। तो ये एक छोटी सी डिबेट थी, एक मामला था जो मैंने आप लोगों के सामने रखा। रूट कॉज मैंने आप लोगों के सामने रखी, यूक्रेन को लेकर रशिया क्या सोचता है, उसका मौकफ क्या है, और ये सारी चीजें। अब हम ये बात करते हैं कि अगर मामला बिगड़ जाते हैं या रूस यूक्रेन के ऊपर अटैक कर देता है या नेटो जो है अपने मौक़िफ़ पर डटा रहता है और रूस को नेटो की बात समझ नहीं आती और दोनों तरफ से सख्त गिर मौक़िफ़ होता है और मामला मजीद से मजीद ख़राब होते चले जाते हैं, तो फिर क्या होगा? रीजनल कंट्रीज़ के ऊपर क्या असरात होगा और बिलखसूस यूरोप के ऊपर इसका क्या असर होगा? तो यहाँ रुककर एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि यूरोप जो है अपनी गैस की ज़रूरियात का 1/3 ये रूस से लेता है, और ये जो लाइन है, गैस पाइपलाइन है, ये यूक्रेन से गुजरती है। ये इंपॉर्टेंस है यूक्रेन की, और अगर वो यूक्रेन से पाइपलाइन नहीं गुजारता तो यूक्रेन को भी इसका नुकसान है, क्योंकि यूक्रेन अपने इलाके से पाइपलाइन गुजरने के $2 बिलियन अमेरिकन डॉलर रिसीव करता है। तो यहां से पूरा मामला आप अंडरस्टैंड करें। और जो रशिया है वो भी इसे एक अच्छा खासा ज़र मुबादला कमाता है, और रशिया जो है पूरी दुनिया का 5% इसके पास ऑयल रिजर्व्स हैं। ऑयल भी दुनिया को प्रोवाइड करता है, यूरोप को प्रोवाइड करता है, तो यहां से भी मामला खराब हो सकते हैं। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अगर इसके यूक्रेन से ताल्लुकात खराब होते हैं तो यूक्रेन के जो बायलैटरल ट्रेड है वो बड़ी बिगड़ जाती है, हालात वहां पर खराब हो जाते हैं, इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाएगा। जो 2011 की जो बात हम करें तो यूक्रेन और रशिया की जो बायलैटरल ट्रेड थी $50 बिलियन थी, जो अब कम होकर $11 बिलियन पर आ पहुंची है। फिर यूक्रेन जो पोर्ट्स यूज करता है वो भी ब्लैक सी के अंदर आती हैं, क्रीमिया के पास आती हैं, और अगर उसके ताल्लुकात यूक्रेन के रशिया से बिगड़ते हैं तो वीट वो एक्सपोर्ट करता है, वो अपनी बाकी कमोडिटीज़ को एक्सपोर्ट करता है यूरोप के अंदर, तो अपनी ऑयल को भी एक्सपोर्ट करता है, गैस को भी एक्सपोर्ट करता है, तो ये सारी चीज़ें भी उसकी डिस्टर्ब हो जाती हैं। और क्योंकि पोर्ट्स जो हैं उन पर रूस का तसल्लुत है, रूस का असर है, तो ये चीज़ें भी आपने जहन में रखनी है। फिर दुनिया में एक सिस्टम चलता है जिसे स्विफ्ट फाइनेंशियल सिस्टम कहते हैं। इसमें जब हम दुनिया को कोई चीज़ बेचते हैं
तो जो इंटरनेशनल बैंक्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। अगर रूस के ऊपर पाबंदी लग जाती है तो रूस को बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि वो अपनी ऑयल और गैस को एक्सपोर्ट करता है और अपने 40% जो अपना रिजर्व है वो ऑयल और गैस से हासिल करता है। तो बैंक जो है उनको मदद नहीं प्रोवाइड करेंगे और ये सिस्टम पूरा कोलैप्स करेगा, तो उसका रशिया के ऊपर बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। और एक और बात जो यूएसए कहता है, जो यूनाइटेड स्टेट्स कहता है कि अगर मैं उसे डॉलर की एक्सेस से रोक दूं तो वो फिर पूरी दुनिया के अंदर जो लेन देन होती है वो डॉलर के थ्रू होती है, तो उससे भी रशियन इकोनॉमी काफ़ी डिस्टर्ब होगी। तो कुछ तो सैंक्शंस पहले से लगी हुई, वो मैं बता चुका हूँ क्यों लगी हुई है, क्रीमिया को लेकर और जो बाकी जो ईस्टर्न साइड के ऊपर जो इलाके हैं उनको लेकर जो बात की जाती है कि वहाँ पर सेपरेटिस्ट मूवमेंट है। अगर मजीद सैंक्शन लग जाती हैं तो रशिया बड़ा डिस्टर्ब होगा, यूरोप भी डिस्टर्ब होगा, यूक्रेन डिस्टर्ब होगा और पूरे इलाके के अंदर एक खला पैदा हो जाता है। दुनिया में ऑयल और गैस की प्राइसेस जो हैं वो डिसरप्ट हो जाएंगी और एक बहुत बड़ा क्राइसिस पूरी दुनिया के अंदर जनरेट हो सकता है। तो ये मैंने एक छोटा सा मामला जो है आप लोगों के सामने रखा कि जी असल मामला क्या है और रूट कॉज क्या है, तारीख क्या कहती है, 1990 में क्या हुआ था और कौन से मुआहदे किए गए, मुआहदे में क्या किया गया, कौन सी किताबें इसके ऊपर बात करती है, कौन से राइटर्स के ऊपर लिख चुके हैं और किसने क्या वायलेट किया। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने जहन में रखनी है। ये रशिया यूक्रेन क्राइसिस था जो मैंने आप लोगों के सामने रखा। अगली वीडियो किसी नए टॉपिक को लेकर, किसी नई थीम को लेकर इंशाल्लाह हाजिर खिदमत होऊंगा। अपना अपने गिरदन वालों का बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।